Hello, aspirants. Welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. We are doing the chapter 3, which is your Advent of Europeans in India. We have already covered in this chapter the Portuguese, the Dutch, the English, and the French. And if you remember last lecture, we were discussing Dupleix as well. So Dupleix was the very important French governor who is, responsible for strengthening the position of Pondicherry in India अंडर दी फ्रेंच. ओके, चलिए आज डिस्कस करते हैं डुप्लेक्स के बारे में. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग. डिस्कस द रोल ऑफ फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया एंड ऑल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब हिज विजन एंड पॉलिसी एंड रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द सेम. ठीक है, आपको बताना है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर डुप्लेक्स का क्या रोल था, क्या इंपॉर्टेंस थी, उसके विजन के बारे में, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में, एंड वाई ही फेल्ड. ओके ओके, लेट्स बिगिन. चलिए. Okay, so he, first of all, देखिए, born in 1697 and all is not important. Okay, so what important it is that he got a high post at Pondicherry in 1720. आपको पता है इससे पहले 1720 से पहले जो important आपके गवर्नर्स थे उसमें आपके एक फ्रेंकोइस मार्टिन थे, and then you had your Lumar. I'm sorry, it was Lenoir and Dumas. Okay, and if you remember, ये गवर्नर थे 1720 से 1742 के पीरियड में. ठीक है, तो इस टाइम पे डुप्लेक्स भी सीन में आ गए हैं, इंडिया में आ गए हैं. एंड उनकी क्या पोजीशन है? ही इज एट सम हाई पोजीशन एट पौंडीचेरी ओनली. ठीक है, देन 1730 में वो गवर्नर बन जाते हैं चंद्रनागौर के. तो चंद्रनागौर भी इनकी सेटलमेंट थी. कहाँ थी? इट वॉज इन बंगाल, राइट, नियर कैलकाटा. तो 1730 में फिर ये गवर्नर बन जाते हैं, इनका पोजीशन एक हायर लेवल पे आ जाती है. 1741 में ही वॉज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ फ्रेंच कॉलोनीज इन इंडिया. देखिए, अब ये और भी हायर पोजीशन इनको मिल गई है. जितनी भी फ्रेंच कॉलोनीज थी इंडिया में उसके डायरेक्टर जनरल बन गए. सिर्फ कोई एक कॉलोनीज इनके अंडर में नहीं है, मल्टीपल कॉलोनीज आ गई हैं. एंड लेटर ही गेट्स कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ नवाब बाय द मुगल एम्परर. अब आप प्लीज़ खुद सोचिए कि इस टाइम पे मुगल एम्परर कौन था. तो मुगल एम्परर जी इनको नवाब का टाइटल देते थे. और नवाब का टाइटल इज़ नॉट सम छोटा मोटा टाइटल, यू नो. एक पूरी रीजन, एक पूरा टेरिटरी आपके अंडर में है. आप एक पूरे टेरिटरी को कंट्रोल कर रहे हो बीइंग अ नवाब. ठीक है, एंड सूबादार ऑफ डेक्कन मुजफ्फर जंग भी जो है इनको सपोर्ट करते हैं. ओके, एंड अगर आपको थोड़ी सी स्टोरी याद होगी मुजफ्फर जंग की, तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच ने सपोर्ट किया था इनको, मुजफ्फर जंग को. कहाँ के लिए? हैदराबाद की निज़ामशिप के लिए. ठीक है, ओके. देन डुप्लेक्स possessed qualities of an administrator, a diplomat and a leader besides having political insight with a broad vision. एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ एक बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे कि कैसे डिप्लोमेसी करनी है वहाँ के लोकल रूलर्स के साथ और दूसरी कंपनीज के साथ, ताकि खुद को प्रॉफिट हो सके एंड खुद को कोई डिफ़िकल्टीज भी ना हो. एंड देन यू रिमेंबर, इफ़ यू रिमेंबर, ही हैड अ वेरी ब्रॉड विजन कि मुझे सदर्न इंडिया को जो है फ्रेंच के अंडर में लेके आना है, फ्रेंच कंट्रोल में लेके आना है. तो सोचिए, ये इनका इतना ब्रॉड विजन था इनका. ये सिर्फ ट्रेड नहीं करने आए थे, ये रूल करना चाहते थे इंडिया पे. सो ही हैड सच विजन एंड पॉलिसी. चलिए अब थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इनका क्या रोल था. 1741 में जब ये गवर्नर जनरल बन जाते हैं पौंडीचेरी के, तो उस टाइम पे थोड़ी सी हमने देखा था कि कैसे केओटिक कंडीशंस है सदर्न इंडिया में, स्पेशली कार्नेटिक में, राइट. कि नवाबशिप के लिए एक तरफ नवाब ऑफ कार्नेटिक, वहाँ उसकी सीट के लिए एक तरफ डिस्प्यूट चल रहा है, इधर हैदराबाद में अलग डिस्प्यूट चल रहा है, ऊपर से अलग छोटे छोटे किंगडम्स हैं, उनमें अलग राइवलरीज क्रिएट हुई पड़ी हैं. तो केओटिक कंडीशन है. ऊपर से फिर मराठास भी आके इन्वेड कर रहे हैं, राइट. आपने देखा था असफ जहाँ जब निज़ाम थे हैदराबाद के, तो मराठास ने आके इन्वेजन कर दिया था, रेड कर दी थी. तो इस तरीके की कुछ डिफ़िकल्टीज ऑलरेडी, ऑब्स्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट थे. उसके बाद फेमाइन भी आया हुआ है एंड अनकल्टिवेटेड लैंड कोई बहुत फर्टाइल लैंड नहीं है और अनकल्टिवेटेड लैंड है. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जब डुप्लेक्स जो है गवर्नर जनरल बन गए थे पौंडीचेरी के. तो रिमेंबर दिस ईयर 1741 में ही बिकम्स द गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी. ओके, इसके बावजूद देखिए, इतनी सारे हर्डल्स के बाद भी ये पौंडीचेरी को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट बना देते हैं फ्रेंच का.
उसके डिफेंसेस को ये स्ट्रॉन्ग करते हैं सो दैट कोई दूसरी पावर आके स्पेशली द इंग्लिश वो कैप्चर ना कर पाए पौंडीचेरी को। एंड इसके लिए ही इनफैक्ट स्पेंड्स अ लार्ज सम फ्रॉम हिज पर्सनल वेल्थ, खुद की सैलरी से वो इसमें जो है इनपुट करते हैं इन्वेस्टमेंट। एंड ही मेड पौंडीचेरी द एम्पोरियम ऑफ कॉमर्स इन साउथ इंडिया। एट दिस टाइम डुप्लेक्स के अंडर पौंडीचेरी बहुत फ्लरिश कर रहा था, अच्छा खासा ट्रेड हो रहा था, बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड हो रहा था एंड हैड बिकम अ रियली फेमस ट्रेडिंग पोर्ट। ठीक है, चलिए ये तो थी इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़। अब हम देखेंगे इनकी डिप्लोमेटिक क्वालिटीज़ क्या थी। ओके, तो इनकी डिप्लोमेटिक क्वालिटीज़ हमको पता चलती हैं जो हमारे पहले 2 कार्नेटिक वॉर्स हैं आपके, फर्स्ट और सेकंड कार्नेटिक वॉर, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ था, 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए थे आपके। एक था आपका सेंट थोम, राइट, सेंट थोम हुआ था कब, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में, और एक था आपका बैटल ऑफ अंबूर। दोनों में ही अगर आपको याद होगा फ्रेंच डिफीट कर देते हैं। फर्स्ट बैटल में सेंट थोम में अनवरुद्दीन को डिफीट कर देते हैं और सेकंड बैटल में तो अनवरुद्दीन गेट्स किल्ड ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे इससे पहले अगर हम सेंट थोम के बैटल से थोड़ा पहले चले जाएं तो आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक अपनी डिप्लोमेसी को यूज़ किया है। उन्होंने नवाब ऑफ कार्नेटिक को यूज़ किया, कैसे कि इंग्लिश को खुद से दूर रखने में, सो दैट इंग्लिश आके वॉर ना करे उनकी टेरिटरीज में और उनके सेटलमेंट्स को कोई भी नुकसान ना हो। इसके लिए उन्होंने नवाब ऑफ कार्नेटिक को ऐसे यूज़ किया कि अनवरुद्दीन जी आप जो है इंग्लिश को रोकिए, ठीक है, इधर टेरिटरीज में हमारे यहाँ मत आने दीजिए, वॉर मत करने दीजिए उन्हें, और हम आपको बदले में देंगे मद्रास। और मद्रास किसके अंडर में था, मद्रास था इंग्लिश के अंडर में। लेकिन इनकी डिप्लोमेसी देखिए आगे कि इंग्लिश जाते हैं अनवरुद्दीन से हेल्प मांगने, मुझे ज़्यादा डिटेल में स्टोरी नहीं पता है, ओके, तो इंग्लिश जाते हैं उसके बाद वो प्रॉपर उनको हेल्प करते हैं नहीं करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये जो इन्होंने प्रॉमिस किया था डुप्लेक्स ने कि हम मद्रास आपको दे देंगे अगर बैटल जीत जाते हैं, तो उसके बाद भी लेकिन क्या होता है, ये मद्रास इनको नहीं देते। Duplex, using his diplomacy, didn't give Madras to the Nawab and even defeated him, ठीक है, एट द सेंट थोम, मतलब खुद उनको ही डिफीट कर देते हैं। एक्चुअली में थोड़ी जो स्टोरी है वो ये है कि जब ये जीत जाते हैं इंग्लिश से, तो सेंट थोम में जो अनवरुद्दीन जी हैं ये अपनी आर्मी भेज देते हैं। जब फ्रेंच वहाँ पे जीत जाते हैं सेंट थोम में, फ्रेंच इंग्लिश से जब जीत जाते हैं, तो अनवरुद्दीन जी अपनी आर्मी भेजते हैं कि ठीक है अब सेंट थोम का जो फोर्ट है जीत लिया है फ्रेंच ने, और क्योंकि फ्रेंच ने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो हमको वापस लौटा देंगे मद्रास, तो ये फोर्ट भी ऑब्वियसली हमारे अंडर होना चाहिए, और अपनी आर्मी भेज देता है अनवरुद्दीन कि ये जो है फोर्ट आप इंग्लिश से वापस ले लो। बट ऐसा नहीं होता है, डुप्लेक्स वो फोर्ट वापस नहीं देते हैं। तो ये भी उनकी एक डिप्लोमेसी का पार्ट था, राइट। एंड ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू इंटरफेयर इन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द इंडियन रूलर्स। इफ़ यू रिमेंबर, यही इनका विजन था कि मुझे जो सदर्न इंडिया में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है वो ऐसे ही एस्टेब्लिश करना है, लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर करके, ठीक है। एंड इसीलिए सेकेंड कार्नेटिक वॉर में इन्होंने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट भी किया था हैदराबाद की निज़ामशिप के लिए, ठीक है, और दूसरी तरफ कार्नेटिक के नवाबशिप के लिए इन्होंने चंदा साहिब को सपोर्ट किया था, ओके, और सपोर्ट किया इन्होंने, और सेकेंड कार्नेटिक वॉर में ये सक्सेसफुल भी हुए थे, और इसके बदले चंदा साहिब ने, मुजफ्फर जंग ने इनको बहुत कंसेशंस दिए, ठीक है, बहुत प्रिविलेजेस दिए, ओके। चलिए, उसके बाद आपने सब्सिडरी अलाइंस का नाम सुना होगा, लॉर्ड वेल्जली, मतलब अभी शायद आपने ना भी सुना हो तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको कि सब्सिडरी अलाइंस जैसा कुछ था। तो सब्सिडरी अलाइंस नाम से पता चल रहा है कि कुछ सब्साइड कर रहे हैं। क्या सब्साइड कर रहे हैं, क्या सब्सिडीज दे रहे हैं कि किसी भी लोकल रूलर की हेल्प करने के लिए, जैसे अगर मैं फ्रेंच का एग्जांपल लूँ तो फ्रेंच कहते थे ठीक है, लेट्स से देयर इज़ अ लोकल रूलर कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करूँगा, बाकी आपके जो एनिमीज़ हैं उनसे मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन उसके लिए मेरी आर्मी जो है आपके रीजन में, आपके एरिया में डिप्लॉय होगी, और उसके लिए आपको जो है उसका जो भी एक्सपेंसेस है, मेंटेनेंस है, उसके लिए आपको उसका खर्चा पानी जो है थोड़ा देना पड़ेगा। ये था आपका सब्सिडरी अलाइंस।
तो वैसे तो जब आप सब्सिडरी अलायंस लेटर ऑन चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो उसमें नाम हम प्रोमिनेंट नेम देखते हैं लॉर्ड वेल्जली का, और उन्हीं को मानते हैं कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बट अगर आप देखें तो एक्चुअल में इसके ओरिजिनेटर डुप्लेक्स थे। ठीक है, डुप्लेक्स इन फैक्ट वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ही प्लेस्ड फ्रेंच आर्मी एट हैदराबाद एट द एक्सपेंस ऑफ सूबादार। देखिए, हैदराबाद के जो गवर्नर थे वहाँ पे वो खर्चा दे रहे थे, किसकी आर्मी का? फ्रेंच की आर्मी का खर्चा वो दे रहे थे। तो दिस वॉज कॉल्ड दी सब्सिडरी अलायंस। चलिए, ये तो इनकी डिप्लोमेटिक कुछ पॉलिसीज थी। अब इसके बावजूद एक बीइंग सच अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग सच अ गुड डिप्लोमेट, व्हाई ही फेल्ड? देखिए, इसका रीज़न आप देखिए, 1754 में आफ्टर सेकेंड कार्नेटिक वॉर इनको वापस बुला लिया जाता है, क्योंकि इनिशियल में वॉर जब शुरू होता है तब फ्रेंच को कहीं कहीं डिफीट फेस करनी पड़ती है, तो इनको वापस बुला लिया जाता है। और डिफीट के साथ साथ इनके लॉसेस बहुत हो जाते हैं, हैवी लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस इनके बहुत हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी, ओवरऑल कंपनी को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और डुप्लेक्स के जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं उनको एक तरीके से बैकलैश मिल रहा था, कहाँ पर? फ्रांस में, और जो बाकी जो गवर्नर्स थे उनके तरफ से, और जो हायर अथॉरिटीज़ थी उनकी तरफ से बैकलैश मिल रहा था। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में लेटर ऑन आफ्टर फ्यू ईयर्स उनकी जो डिप्लोमेसी थी उसको प्रेज भी किया गया था। और ये जो डिसीजन था हायर अथॉरिटीज़ का, फ्रेंच हायर अथॉरिटीज़ का, उनको वापस बुलाने का, उन्होंने एडमिट भी किया था कि ये हमारे पार्ट पे गलत डिसीजन था। ठीक है, चलिए वो बात की स्टोरी है। तो इनके कुछ हम रीजंस देख लेते हैं कि क्या वीकनेसेस थी डुप्लेक्स में। अब ऐसा तो है नहीं कि ही वॉज अ परफेक्ट मैन, देयर मस्ट बी समथिंग जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए उनके खुद की अथॉरिटीज़ के बीच में। तो पहला ये था ओवर सैंग्विन टेम्परामेंट। ओवर सैंग्विन का मतलब है कि ओवर पॉजिटिव होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, सब कुछ मेरे फेवर में होगा। ठीक है, ओके। तो इस वजह से क्या था कि कई बार वो क्रिटिकल सिचुएशंस में ही यूज टू लूज द वॉर, राइट। सेकेंड है आपका, उनका ऑटोक्रेटिक बिहेवियर था, दैट जो मैं कह रहा हूँ वही करना है, जो मैं कमांड कर रहा हूँ वही सबॉर्डिनेट्स को करना है। तो इस वजह से क्वारल्स हो जाते थे उनके सबॉर्डिनेट्स के साथ, ठीक है, उनके कंटेम्प्रेरी गवर्नर्स के साथ। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ एक्शन। कहने का मतलब कमांड कर दिया कि जाओ लड़ाई करो जाके, बट कभी उसको लीड नहीं किया। एक ऑर्डर दे दिया बट कभी खुद बैटल फील्ड में जाके उन्होंने कभी कोई वॉर नहीं लड़ा। ही प्लान्ड अ कैंपेन, डायरेक्टेड हिज लेफ्टिनेंट्स, बट नेवर लेड एन आर्मी इन द बैटल फील्ड, जैसे कि लॉरेंस और क्लाइव ने किया था। इफ यू रिमेंबर, रॉबर्ट क्लाइव सेकेंड कार्नेटिक वॉर में आर्कोट पे जाके रेड कर देते हैं, राइट, इस तरीके से। लेकिन डुप्लेक्स ट्री ये नहीं करते थे, एंड इसी वजह से तिरुचिरापल्ली, दैट इज योर त्रिचोनोपोली, इनके हाथ से निकल जाता है। ओके, सो these were few of your reasons for the failure। तो जो आपका क्वेश्चन था कि आपको बताना था कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और डिप्लोमेटिक क्वालिटीज़ और इनके विजन और इनकी पॉलिसीज़, तो सबसे पहले आप जो बताएंगे दिस विल बी और लाइक कैसे वो पहले तो पौंडीचेरी, कैसे उनकी पोजिशंस हायर लेवल पे वो पहुंचते हैं, फर्स्ट ये वाला पॉइंट आप देंगे। ये आप बॉडी में डालिए, इंट्रोडक्शन में डालिएगा, ठीक है, कैसे कैसे वो पहले पौंडीचेरी के, फिर चंदर नागौर के, फिर ओवरऑल फ्रेंच कॉलोनीज़ के डायरेक्टर बन जाते हैं, ठीक है, और उन्हें नवाब का भी टाइटल मिल जाता है। नेक्स्ट में आप डालिएगा उनका रोल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, ठीक है, कैसे उन्होंने पौंडीचेरी को एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंच सेटलमेंट बनाया। फिर उनका डिप्लोमेटिक रोल डालिएगा, कैसे उन्होंने नवाब ऑफ कार्नेटिक को यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद आप डालेंगे उसके बाद आप डालेंगे कि कैसे सेकेंड कार्नेटिक वॉर में उन्होंने सपोर्ट किया जब चंदा साहिब को और मुजफ्फर जंग को, तो उनकी हेल्प से वो जीते भी और इनको प्रिविलेजेस भी मिले इन दोनों रूलर्स की तरफ से। एंड देन आप बताएंगे उनके फेलियर के कॉजेज। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर डुप्लेक्स। एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सब्सिडरी अलायंस वाला पॉइंट प्लीज़ याद रखिएगा कि इनको माना जाता है द ओरिजिनेटर ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, लेट्स नाउ डिस्कस द कॉजेज फॉर द इंग्लिश सक्सेस एंड द फ्रेंच फेलियर। यू रिमेंबर थर्ड कार्नेटिक वॉर में ये फाइनली डिसाइड हो जाता है कि अब इंग्लिश ही सोलिली रूल करेंगे इंडिया में और कोई कंपनी रूल नहीं करेगी। तो इसके क्या रीजंस थे, क्यों इंग्लिश इतने सक्सेस हुए? लेट्स डिस्कस दैट वन बाय वन।
See the question first, that is compare the reasons for the failure of French and success of English in India. फिलहाल हम फोकस करेंगे कि फ्रेंच से यू नो कैसे ये जीते, और बेसिकली हम कंपेयर करेंगे फिलहाल फ्रेंच और इंग्लिश को. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंच कंपनी, और लेट्स से इंग्लिश से स्टार्ट करते, तो इंग्लिश कंपनी आपकी एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी. ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी थी. तो कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है तो उसमें एक सेंस ऑफ एंथुजियाज्म होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि हमें बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करना है, राइट. ओके. और गवर्नमेंट कंट्रोल ना होने की वजह से उनके जो डिसीजंस थे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना, दे यूज टू बी क्विक एंड इंस्टेंट एंड व्हेन नीडेड विदाउट वेटिंग फॉर द अप्रूवल. कि भाई ऐसा नहीं है कि फाइल भेजी है, आएगी सरकार की तरफ से, उसी में महीनों लग रहे, नथिंग लाइक दैट. डिसीजन लिया, क्विकली इंप्लीमेंट किया एंड डन. बट ऑन दी अदर हैंड फ्रेंच कंपनी वॉज अ स्टेट कंसर्न. इफ यू रिमेंबर, किंग लुई 14 ने फ्रेंच कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट की थी. ठीक है, तो ये स्टेट कंसर्न मतलब गवर्नमेंट ने इसकी एस्टेब्लिशमेंट की, तो इसको रेगुलेट और कंट्रोल कौन कर रहा था? फ्रेंच गवर्नमेंट कर रही थी. तो वही जो आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लूप होल्स होते हैं, लेकुनाज होते हैं, डिलेज डिसीजन मेकिंग में, इन सब की वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्किंग है दैट वाज नॉट एफिशिएंट एंड डिसीजन मेकिंग वाज नॉट एफिशिएंट. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया. नेक्स्ट इज इंग्लिश नेवी. नेवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि ये सारी ट्रेडिंग कंपनीज आ ही रही हैं कोस्टल इंडिया पर, पेनिनसुलर इंडिया में. ठीक है, अपने शिप्स, अपने वेसल्स लेके. तो नेवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, एंड इंग्लिश की नेवी सुपीरियर थी बाकी सभी यूरोपियन कंपनी से और फ्रेंच से भी. और इसकी वजह से ही क्या हुआ कि जो सी लिंक्स क्रिएट होते हैं कि इस रूट से जाना है, सी के थ्रू एक लैंड से दूसरी लैंड पे जाना है, तो ये उसको भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि सुपीरियर शिप्स थी इनकी, तो दूसरे कोई अलाउ ही नहीं करते थे. आते भी थे तो दे यूज टू फाइट विद देम एंड उनको हरा देते थे. ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ था अपनी सुपीरियर नेवी की वजह से. ओके. नेक्स्ट इज योर इंग्लिश. अच्छा, ये आप सेकेंड पॉइंट डाल दीजिए सुपीरियर नेवी का. ठीक है. देन इंग्लिश के पास बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे इंडिया में जो उनके अंडर में थी. वो था आपका कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास. तो आपको तो कैलकटा तो वैसे ही फेमस था, भैया टेक्सटाइल का ट्रेड हो रहा है वहाँ से, वर्ल्ड फेमस था. बंगाल वॉज वर्ल्ड फेमस. ठीक है. उसके बाद बॉम्बे भी सिमिलरली इसीलिए फेमस था, गुजरात वाला रीजन एंड एवरीवेयर. ठीक है. एंड सिमिलरली मद्रास, मतलब इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे ये मद्रास, कैलकटा, बॉम्बे. एशियन टाइम से ये इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे. तो ये तीनों इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स, पोर्ट, सेटलमेंट्स जो हैं वो इंग्लिश के अंडर में थे, जबकि फ्रेंच के पास सिर्फ और सिर्फ पौंडीचेरी था. ओके. ठीक है, दिस इज योर थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट इज योर फ्रेंच के जो कमर्शियल इंटरेस्ट थे, उन्होंने उसको उतना हायर नहीं रखा. लाइक एक तरफ वो ये भी चाहते थे कि टेरिटोरियल एम्बिशंस हमारे जो हैं, हमको टेरिटरी बनानी है, हमको कंट्रोल करना है, हमको एक्वायर करना है. तो एक तरफ ये भी उनका जील था. जैसे आपने डुप्लेक्स को देखा, उनका एक विजन था दैट आई हैव टू ब्रिंग दी सदर्न इंडिया अंडर माई कंट्रोल. एक वो विजन, और एक तरफ उनके कमर्शियल इंटरेस्ट भी. ठीक है. तो इससे उनके पास फंड्स की कमी पड़ जाती थी, क्योंकि वो लोकल रूलर्स को हेल्प कर रहे हैं उनकी फाइट्स लड़ने में. अब भाई सोल्जर्स जा रहे हैं उनकी तरफ से, आर्मी जा रही है, तो आर्मी को मेंटेन करने का खर्चा होता है कि नहीं होता है, राइट. दैट इज़ द थिंग. तो फंड्स उनके पास शॉर्ट पड़ जाते थे. वेयर एज अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश का जो मेन मोटिव था वो स्टार्टिंग में, इनिशियल में, वो सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रेड से उनका मतलब था कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड अर्न करना है. तो उन्होंने कभी भी अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को इम्पीरियलिस्टिक मोटिव से नीचे नहीं रखा. हमेशा कमर्शियल इंटरेस्ट उनके ऊपर रहते थे. तो उनके पास हमेशा रिक्वायर्ड फंड्स होते थे, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कंपेरेटिवली फ्रेंच से काफ़ी बेटर थी. और जब वॉर्स लड़े जाते थे तब भी उनको काफ़ी हेल्प मिलती थी कि एक बेटर वे में वॉर लड़ा जा सके. ठीक है. तो दिस वॉज योर फोर्थ पॉइंट. नेक्स्ट, ब्रिटिश कैंप में आपके कुछ बहुत ही सुपीरियर कमांडर्स थे. ठीक है, कंपेयर्ड टू दी फ्रेंच कमांडर्स. जैसे आपने देखा था सर आयरकूट हैं, एंड देन यू हैव योर लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव का भी आपने नाम सुना, जिन्होंने कार्नेटिक वॉर्स में पार्टिसिपेट किया. ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स सुनने को मिल रहे हैं. बट
फ्रेंच के पास सिर्फ और सिर्फ एक जो एबल पर्सन था वो सिर्फ और सिर्फ डुप्लेक्स था। ओके, सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। और हमने ये भी देखा कि डुप्लेक्स खुद इन्वॉल्व नहीं होते थे वॉर्स में स्पेशली, ठीक है, बैटलफील्ड में खुद नहीं जाते थे। ओके, सो दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट। ओके, तो ये कुछ आपके रीजंस थे इंग्लिश सक्सेस के ओवर दी फ्रेंच फेलियर। एक बार रिवाइज कर लें तो आपका फर्स्ट पॉइंट था कि इंग्लिश एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी जबकि फ्रेंच एक स्टेट कंसर्न था। सेकंड आपका पॉइंट था इंग्लिश के पास एक सुपीरियर नेवी थी जो फ्रेंच के पास नहीं थी। थर्ड आपने देखा कि इंग्लिश के पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे कि मैड्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे था, वेयर एज फ्रेंच के पास सिर्फ पौंडीचेरी थी। फोर्थ पॉइंट में आपने देखा कि फ्रेंच के इम्पीरियलिस्टिक इंटरेस्ट जो है उसके कमर्शियल इंटरेस्ट से ऊपर थे, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी वीक हो जाती थी। एंड फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा कि ब्रिटिश के पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एबल लीडर्स थे, ओके, टू हेल्प देम फाइट एंड विन द वॉर्स एज वेल। ओके, चलिए नेक्स्ट हम एक बॉक्स है यहाँ पे कुछ इसमें मिसलेनियस इंफॉर्मेशन दी हुई है, थोड़ा सा देख लेते हैं, जस्ट जनरल आइडिया ले लेते हैं। कॉटन लॉन्ग क्लोथ की बहुत ग्रेट डिमांड थी उस टाइम पर, ठीक है, एंड ये सालेमपोर्स भी आपका एक कॉटन टाइप ऑफ अ कॉटन क्लोथ होता है, ये भी काफ़ी डिमांड में था। एंड मोरीज वॉज द सुपीरियर कॉटन क्लोथ। तो यू नो इट कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स की व्हाट इज़ मोरी और व्हाट इज़ सालेमपोर, राइट। ओके, देन सामान के साथ साथ आपका जो है स्लेव ट्रेड भी जो है काफ़ी स्टार्ट हो गया था, हद तक स्टार्ट हो गया था। और ऐसा जनरली माना जाता है दैट जो स्लेव ट्रेड है स्पेशली आपका वॉज कंसर्न्ड विद यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज ओनली, क्योंकि आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो ये लोग यहीं से जो है ट्रेड करते थे, एक्सचेंज करते थे स्लेव्स को एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करने के लिए, माइंस वगैरह में काम करने के लिए, राइट। लेकिन जो कि न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है इन तीनों रीजन्स को, यूरोप को और अमेरिका को न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। लेकिन यूरोप और एशिया के बीच में जो ट्रेड चल रहा था ना उसने भी सस्टेन किया स्लेवरी काफ़ी हद तक। पोर्चुगीज़ जिन्होंने स्लेव ट्रेड इंडिया में स्टार्ट कर दिया था तो वो यहाँ से लेके जाते थे स्लेव्स को और वहाँ पे जाके यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके सेल कर देते थे उनको। एंड फिर वो वहाँ पे प्लांटेशन फील्ड्स में, एग्रीकल्चर फील्ड्स में दे यूज टू वर्क, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंच शिप्स टुक यूरोपियन गुड्स टू एशिया, ठीक है, एंड ट्रेडर्स एक्सचेंज दीज गुड्स इन अफ्रीका फॉर स्लेव्स। एशिया में लेके जा रहे हैं, ठीक है, यूरोपियन गुड्स को, यहाँ पे गुड्स के बदले में क्या एक्सचेंज होता था, फिर स्लेव्स एक्सचेंज होते थे। और सेम केस आपका अफ्रीका में था। एंड फिर वहाँ से जो है स्लेव्स को कहाँ भेजा जाता था, आपका अमेरिका और फ्रांस में भेजा जाता था। ओके, तो दिस वाज समथिंग अबाउट योर स्लेव ट्रेड। चलिए आगे अब हम देखते हैं डेन्स के बारे में। ये आपकी लास्ट कंपनी है जो हम डिस्कस करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, डेन्स एक्चुअली दे वर फ्रॉम द डेनमार्क एंड द नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे का कुछ एरिया एंड द डेनमार्क। तो आपको कंट्री याद रखनी है, डी फॉर डेन्स, डी फॉर डेनमार्क। ओके, कब आई है ये कंपनी, द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1616 में पहले तो बनी है, ठीक है। और इन्होंने ट्रैंक्वेबार में नियर तांजौर, ट्रैंक्वेबार इज़ नियर तांजौर। ट्रैंक्वेबार बेसिकली आपका आज का थरंगमबड़ी है, अगेन दिस इज़ इन तमिलनाडु। तो 1620 में इन्होंने ये फैक्ट्री यहाँ पे एस्टेब्लिश कर ली है, ठीक है। तो जब आप प्रीलिम्स में अगर आता है क्वेश्चन दैट विच वाज द फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड बाय द डेन्स और द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वाज योर ट्रैंक्वेबार जो तंजौर के पास है इन तमिलनाडु, ठीक है। और उनका इसके अलावा जो उनकी दूसरी सेटलमेंट थी इट वाज योर सिरामपुर जो कैलकाटा में थी। ओके, अच्छा मैंने आपको क्वेश्चन नहीं बताया, क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन इज योर, या आई एम सॉरी, या क्वेश्चन इज योर, when was the Danish East India Company established and name the important trading factories of the company in India। तो आपको इतना पता चल गया कि ये 1616 में बनी थी और 4 साल बाद ही इंडिया में आके इन्होंने ट्रैंक्वेबार पे अपनी फैक्ट्री लगा ली और एक और जगह सिरामपुर। तो यही दो इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स हैं जो आपको याद रखना है डेन्स से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि अब डेन्स जो हैं इतने पावरफुल नहीं थे तो इनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं लेटर ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट को चली जाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अपना फैक्ट्रीज सेल कर देते हैं कब, 1845 में। एंड
डेन्स को एज अ ट्रेडिंग कंपनी कम और मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए उनको ज़्यादा जाना जाता है। वो अपनी मिशनरी एक्टिविटीज़ बेसिकली ज़्यादा प्रोमिनेंट वे में कर रहे थे। चलिए, दिस वॉज ऑल अबाउट योर डेन्स एंड दैट्स इट, इतना ही है इसमें। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, अब हम देखेंगे कि इंग्लिश ने ओवरऑल कैसे यूरोपियन पावर से सक्सीड किया। अभी तक हमने फ्रेंच से कंपेयर किया था उसको, अब हम देखेंगे कि ओवरऑल कैसे इंग्लिश ने बाकी यूरोपियन पावर्स को हराया। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आप। What were the factors responsible for the success of English East India Company over the European trading companies in India? ठीक है, बाकी जो पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच एंड डेन्स, ये सब को अगर आप मिला लो एक तरफ और एक तरफ आपकी इंग्लिश, तो क्या रीजंस थे, क्या फैक्टर्स थे जिससे इंग्लिश इन सबको ओवरकम कर पाई। चलिए, सबसे पहले है आपका स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर है इसमें। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको याद रखना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको कंट्रोल कर रहे थे, जिनके मेंबर्स जो थे एनुअली हर साल इलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। और जो शेयर होल्डर्स थे कंपनी के, इनका भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। हर कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, उसमें मनी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनका भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। एंड द ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ द फ्रांस एंड द पोर्चुगल वर लार्जली ओन्ड बाय द स्टेट। अभी हमने देखा, ठीक है, कि वो स्टेट कंसर्न थे, वहाँ की गवर्नमेंट्स ने उनको बनाया था। पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट ने ही पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया था। तो वो जो इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का इस कंपनी में, दैट वाज फ्रेंच और पोर्चुगल के केस में इट वाज ग्रेटर, ठीक है। और फ्यूडलिस्टिक, मतलब आपस में ही जो आपके नोबल्स हैं, जो गवर्नमेंट में हायर पोजीशंस पे होते हैं, उन्हीं के बीच में ज़्यादातर प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो इस तरीके का काम हो रहा था। वेयर एज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, क्योंकि अभी आपने देखा कि मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स हर साल इलेक्ट हो रहे हैं, तो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी का डोमिनेशन नहीं है, और क्योंकि शेयर होल्डर्स भी हैं तो उनके भी डिसीजंस को, उनकी वॉइसेस को एक से मिलेगा, तो जो भी फाइनल डिसीजन मेकिंग होगी इट वुड बी मोर ट्रांसपेरेंट इन एंड मोर बेटर। ओके, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर एंड नेचर। देन फ्रेंच कंपनी में मोनार्क हैड मोर देन 60% शेयर। अब आप खुद ही देख लीजिए, मतलब एक ही पर्सन को 60% से ज़्यादा शेयर। मोनार्क कौन? द रूलर, द किंग ऑब्वियसली, ठीक है। एंड इट्स डायरेक्टर्स वर नॉमिनेटेड बाय द मोनार्क फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स में से ही आप डायरेक्टर बना दे रहे हो, मतलब आपस जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है सब आपस में ही खा लेना है, ठीक है। तो दैट वाज दिस सिनेरियो। देन शेयर होल्डर्स, ऑब्वियसली इस तरीके के जो शेयर होल्डर्स होंगे, अब जब एक चीज़ फिक्स होगी कि आपको डिविडेंड जो है टाइम पे मिल जाएगा, स्टेट ने गारंटी कर दिया, फ्रेंच स्टेट ने गारंटी कर दिया कि ठीक है शेयर होल्डर की आप करो, कुछ करो ना करो, आपको डिविडेंड, आपको शेयर जो है प्रॉफिट का वो जाएगा, टाइम से मिलेगा। तो आपको लगता है कि शेयर होल्डर्स कोई भी पेन लेंगे, कोई किसी भी डिसीजन मेकिंग में कोई भी पेन लेंगे? नो, दे वोंट, ठीक है। तो दे टुक वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी के बारे में, कंपनी कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, काम सही से हो रहा है उसमें, नहीं हो रहा है, एफिशिएंटली हो रहा है, नहीं हो रहा है, दे डिडंट केयर एट ऑल। ओके, तो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंड द नेचर ऑफ द कंपनीज, बोथ द कंपनीज फ्रेंच एंड द इंग्लिश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका नेवल सुपीरियॉरिटी। ये हमने पहले भी देखा, दैट ब्रिटेन और द ब्रिटिश हैड अ सुपीरियर नेवी। सो द रॉयल नेवी ऑफ द ब्रिटेन वॉज नॉट ओनली द लार्जेस्ट, मतलब लार्जेस्ट तो थी ही बाकी सबके कंपैरिजन में, लेकिन ये अपने टाइम पे मोस्ट एडवांस्ड भी थी। और इंडिया में भी ब्रिटिश वर एबल टू डिफीट द पोर्चुगीज एंड द फ्रेंच ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूवमेंट ऑफ द नेवल शिप्स। वही हैविली इक्विप्ड इनकी शिप्स होती थी, इनके पास मॉडर्नाइज्ड वेपन्स होते थे, राइट। तो इन सब की हेल्प की वजह से ये हमेशा जो है दे यूज टू बी एट हायर लेवल व्हेन इट कम्स टू दी नेवल पावर्स, दी अदर नेवल पावर्स। चलिए फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। नाउ आपको पता है इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था कब? 18th सेंचुरी, मतलब जो आपका 17 वाला एरा चल रहा था, तो उस टाइम पे नई मशीन्स आ गई हैं आपकी, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में ही स्टार्ट हो गया है। और नई मशीन्स की वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया है, ठीक है, प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हो गया है, टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है, मेटलर्जी हो गई, स्टीम पावर, एग्रीकल्चर, सब में काफ़ी एडवांसमेंट्स हो गए हैं। और
बाकी यूरोपियन अगर नेशंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही लेट पहुँचा था। तो एक तरीके से इस अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इंग्लैंड अपनी हेजेमनी क्रिएट कर पाया था, अपनी सुपीरियॉरिटी और अपना डोमिनेशन क्रिएट कर पाया था। ठीक है, दैट वाज अबाउट योर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर आते हैं मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन पे। ब्रिटिश सोल्जर्स वर डिसिप्लिन्ड, ठीक है, काफ़ी डिसिप्लिन, उनको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिलती थी एंड उनकी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी होती थी। वॉरफेयर में क्या टैक्टिक्स यूज़ करने हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, दैट यूज टू बी ग्रेट। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स तो थी, मतलब उनके पास जो इन्फेंट्री होती थी वो वेल इक्विप्ड इन्फेंट्री, अच्छे खासे वेपन्स उनके पास। ठीक है, सो दिस हेल्प देम। नेक्स्ट इज योर स्टेबल गवर्नमेंट। एक अगर हम एक्सेप्शन छोड़ दें 1688 के रेवोल्यूशन, विच यू डोंट हैव टू रिमेंबर, अदरवाइज जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्टेबल थी उस टाइम पे। ठीक है, उस एरा में ब्रिटेन गवर्नमेंट वॉज वेरी स्टेबल एंड एफिशिएंट मोनार्क्स, किंग्स जो थे देवर हाईली एफिशिएंट। जबकि दूसरे यूरोपियन नेशन जैसे कि फ्रांस, उसमें 1789 में एक बहुत ही वायलेंट रेवोल्यूशन हो जाता है नेपोलियनिक वॉर्स के बाद। और जब 1815 में जब नेपोलियन की डिफीट हो जाती है तो फ्रांस की पोजीशन बहुत वीक हो जाती है, क्योंकि नेपोलियन को सक्सीड करने के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं थी, एबल अथॉरिटी नहीं थी। देन डच और स्पेन की बात करें तो डच और स्पेन आपस में ही वॉर्स में उलझे हुए थे। उनका तो पूरा 80 ईयर्स का लंबा वॉर चल रहा है 17th सेंचुरी में ही। ठीक है, जैसे पोर्चुगीज़ की पोजीशन भी वीक हो गई थी और उनका इम्पीरियलिज्म भी वीक हो गया था, राइट। देन डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी वजह से जो है इनको अपनी सारी पोजीशंस सेल करनी पड़ती हैं ब्रिटेन को और इनको एशिया से जाना पड़ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ब्रिटिश को हेल्प किया उसने टू स्ट्रॉन्ग होल्ड हर पोजिशन, इट्स पोजिशन इन इंडिया। ठीक है, देन है आपका लेसर जील फॉर रिलीजन। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये आपका, क्योंकि जब पोर्चुगीज़ आए उनका मेन मोटो ही यही था कि हमको क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करनी है हर जगह पूरे वर्ल्ड में, और स्पेशली मुस्लिम्स से तो दे यूज टू हेट, एनिमीज बिल्कुल थे उनके, एंड दे वांटेड टू वाइप आउट द मुस्लिम्स। एंड फिर लेटर ऑन हिंदूज़ को भी उन्होंने हेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो रिलीजियस जील था पोर्चुगीज़ का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था, अगर आपको याद होगा, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस खो दिया था इंडिया में। जबकि ब्रिटेन वॉज लेस जेलस रिलीजन को लेके, कि मतलब रिलीजन के चक्कर में आके हम अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को बो डाउन नहीं करेंगे, और ऐसा ही हुआ। वो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, जबकि स्पेन, पोर्चुगल और डच, दे रियली वांटेड टू कन्वर्ट पीपल इनटू क्रिश्चियंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ डेट मार्केट। डेट मार्केट मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ जिनको नहीं पता है। डेट मार्केट में आप क्या करते हो, लेट्स से एक कंपनी है या चलो गवर्नमेंट ही है, ठीक है, उसको कोई अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो और उसके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो मार्केट में जाएगी, ठीक है, और बॉन्ड्स इशू करती है। बॉन्ड्स आप ऐसे समझ लो कि कूपन्स हैं, जैसे कूपन्स इशू कर दिए उसने कि हम लेट्स से देयर आर 5 पीपल और 5 लोगों को उसने एक कूपन जिस पे लिखा हुआ है कि अगर आप मुझे 100 रुपये दोगे तो 1 साल बाद या 2 साल बाद मैं आपको इंटरेस्ट के साथ जो है लगा के 105 रुपये वापस दे दूंगा। ऐसा जो है कंपनी कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है। तो वो क्या कर रहे हैं कि पब्लिक से उधार ले रहे हैं। डेट मार्केट मतलब पब्लिक से आप जाके मार्केट में जाके आप उधार ले रहे हो, ठीक है। देर आर नंबर ऑफ पीपल जो आपको आपके कंपनी में, आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे क्या है ना, कंपनी को लॉस होने का थोड़ा सा जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि खुद का पैसा नहीं लगाया उन्होंने, पब्लिक का पैसा लगाया। तो इंग्लिश ने ये किया, इट यूज्ड द डेट मार्केट्स टू फंड इट्स वॉर्स। और क्योंकि कई बार अगर गवर्नमेंट इशू कर रही है ये डेट मार्केट में अपने बॉन्ड्स, तो लोगों की ना एक रिलायबिलिटी होती थी, एक ट्रस्ट होता था गवर्नमेंट पे कि पैसा डूबेगा नहीं, चलो इंटरेस्ट मिले ना मिले लेकिन ओरिजिनल अमाउंट तो वापस हो ही जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट पब्लिक से अच्छा खासा आता था। इसीलिए वर्ल्ड का जो पहला सेंट्रल बैंक है वो भी आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड ही था, क्योंकि इनकी इस फील्ड में, बैंकिंग फील्ड में एक्टिविटीज़ काफ़ी एडवांस थी। देन ब्रिटिश वॉज दस एनेबल टू स्पेंड मच मोर ऑन इट्स मिलिट्री देन इट्स राइवल्स, क्योंकि अब ये डेट मार्केट पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं मार्केट से, तो इनके पास
फंड अवेलेबल रहता था अच्छा खासा, और इस फंड को वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए और एडवांस बनाने के लिए यूज़ करते थे, जबकि बाकी यूरोपियन कंपनीज़ में ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया था, डेट मार्केट्स को उन्होंने यूज़ नहीं किया था। और हालत तो ये थी कि नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर फ्रांस जो है पूरा बैंकरप्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने पुराने मेथड्स यूज़ कर रहा था मनी को रेज करने के लिए। सो दिस वॉज दी एडवांटेज विच वॉज ब्रिटेन हैविंग, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि आपको इंग्लिश सक्सेस के फैक्टर्स बताने थे, तो सबसे पहले आप बताएंगे उसमें द स्ट्रक्चर एंड द नेचर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल, ठीक है। सेकंड में आप जब बताएंगे नेवल सुपीरियोरिटी, ठीक है। थर्ड में आप बताएंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम अर्ली, दैट इज in the early 18th century only. Then you will tell about the military skill and discipline and the stable government finally. Sorry, there are two more, that is lesser zeal for religion को लेके Britain was not excited and all, and debt market को कैसे ब्रिटेन ने खुद की militaries and other ventures को फंड करने के लिए यूज़ किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, और थोड़ा ज़रा एक बार समराइज़ कर लेते कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या देखा था। हमने सबसे पहले देखा था कि सी रूट क्यों इंग्लिश ने या फिर बाकी यूरोपियन कंपनीज़ ने फाइंड किया इंडिया में आने के लिए। देन आपने देखा था पोर्चुगीज़ सबसे पहले आए हैं, ठीक है, उसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर्स देखे हैं लाइक फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, अल्फोंसो डे ऑलबुकर्क, ठीक है, नीनो डा कूना, एंड देन कैसे क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पोर्चुगीज़ फिर डिक्लाइन भी हुआ उनका। उसके बाद आपने देखा डच आए हैं, ठीक है, डच की इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज एंड ऑल, और बैटल ऑफ बिदारा वॉज इम्पॉर्टेंट, ओके। देन इंग्लिश, डच के बाद आपके इंग्लिश आते हैं, उनकी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स क्या थी इंडिया में, राइट। एंड देन यू हैव योर फारूक सियार के फरमान्स की वजह से उनको कैसे प्रिविलेजेस मिलते हैं, फिर फाइनली एंड में कैसे दो कंपनीज़ का मर्जर हो जाता है और एक नई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। इंग्लिश के बाद आपके फ्रेंच आते हैं और कैसे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी क्रिएट होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दी ट्रेडिशनल राइवलरीज। एंड देन आपके इंपॉर्टेंट कार्नेटिक वॉर्स होते हैं, जो आपके 3 इंपॉर्टेंट कार्नेटिक वॉर्स है। फिर आपने देखा था कि फ्रेंच फेल क्यों हो जाते हैं, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट योर दी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ओके। meet you in the next lecture. Thanks a lot for today.